आपके साथ प्रिया तिवारी। अंत भला तो सब भला। जी हाँ, जिस डर से कल पूरे विश्व भर के लोगों के हलक से पानी नहीं उतर रहा था, आखिरकार वो डर खत्म हो चुका है। ईरान पर होने वाले भीषण हमलों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिया है। कई जंग रुकवाने वाले ट्रंप की आखिरकार खुद की जंग रुक गई। भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे ईरान पर कहर टूटना था, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान कर डाला। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ट्विट पर यह पोस्ट सामने आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ हुई बातचीत के आधार पर, जिसमें उन्होंने मुझसे आज रात ईरान पर भेजे जा रहे विनाशकारी सैन्य हमले को रोकने का अनुरोध किया था और बशर्ते ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को पूरी तरह तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमत हो जाए। मैं 2 सप्ताह की अवधि के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित करने पर सहमत हूं। तो देखिए, ये पोस्ट सामने आया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने वाले पाक को थोड़ी ही सही लेकिन ऊपर वाले ने इज्जत बख्श दी है। तुर्की और सऊदी अरब के साथ मिलकर पाकिस्तान पिछले कई दिनों से मिडिल ईस्ट के तनाव को कम करने में जुटा था, जिसमें आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। ट्रंप ने शहबाज शरीफ का जिक्र करते हुए युद्ध समाप्ति की घोषणा की है। तो शहबाज शरीफ का देखिए एक्स पर ये पोस्ट सामने आया। इसमें लिखा, अत्यंत विनम्रता के साथ मैं ये घोषणा करते हुए प्रसन्न हूं कि इस्लामिक गणराज्य ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों सहित लेबनान और अन्य सभी क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। वह युद्ध तो रुक गया, लेकिन अब आगे क्या, कई सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ, ऐसी कौन सी शर्त है जिन पर सहमति बनी, जिसके चलते ईरान और अमेरिका के बीच होने वाला भीषण युद्ध रुक गया। शहबाज शरीफ ने अपने पोस्ट में ये जिक्र किया कि नापाक बना शांति दूत, और इसी के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि तमाम ऐसे सवाल जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कहा गया कि मैं इस दूरदर्शी कदम का हार्दिक स्वागत करता हूं और दोनों देशों के नेतृत्व के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मैं उनके प्रतिनिधिमंडलों को शुक्रवार 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में सभी विवादों के समाधान के लिए एक निर्णायक समझौते पर आगे की बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। तो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास रागची ने एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि 10 पॉइंट पर बात होने वाली है और ये वार्ता आने वाले समय में इस्लामाबाद पे होने वाली है। नोट पोस्ट लगा दो ईरान। तो सीधे तौर पर देखिए, तमाम तरह के जो सवाल है वो बिल्कुल इस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और जो ट्वीट्स है वो भी सामने आए हैं। बताना चाहिए कि अमेरिका ने भले ही अपनी तरफ से सीजफायर का ऐलान कर दिया, लेकिन अमेरिका भले ही अब युद्ध में नहीं है, लेकिन इजराइल नहीं रुक रहा है। इजराइल की तरफ से पोस्ट में ये कहा गया है कि सीजफायर लेबनान पर लागू नहीं होता है। तो लेबनान पर अगर ऐसा हमला होता रहा तो क्या ईरान चुप बैठेगा? क्योंकि वो हिजबुल्लाह के साथ जरूर खड़ा होगा, लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान को दादा बनने का मौका जरूर मिल गया। ये सब हुआ चीन के चलते। जी हाँ, चीन ने पाकिस्तान को आगे करके खुद पीछे से चाल चली है और ऐसा माना जा रहा है। खैर, देखना होगा कि 14 दिनों तक हुए इस युद्ध विराम में आखिरकार सब कुछ शांति से रहेगा या फिर धमाकों से दुनिया दहलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 2 सप्ताह के युद्ध विराम की घोषणा के बाद तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक नई एडवाइजरी जारी कर भारतीय नागरिकों से जल्द देश छोड़ने की अपील की और इस एडवाइजरी में नागरिकों से दूतावास से समन्वय करने और सिर्फ दूतावास के द्वारा सुझाए गए रास्तों का इस्तेमाल करने को कहा गया है। ये कदम क्षेत्र में हाल ही में हुए घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। दूतावास ने स्पष्ट किया है कि ये नई एडवाइजरी 7 अप्रैल को जारी होने से पहले नोटिस बात आई और इसमें यह दोहराया गया है कि जो भारतीय अभी भी ईरान में मौजूद हैं वो जल्द से जल्द देश छोड़ दें और इसके लिए दूतावास के संपर्क में रहकर उसी के सुझाव गए सुरक्षित मार्गों का इस्तेमाल करें। एडवाइजरी में खास तौर पर चेतावनी दी गई है कि कोई भी भारतीय नागरिक बिना दूतावास से सलाह लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर जाने की कोशिश न करे। इसमें कहा गया है कि स्वतंत्र रूप से बॉर्डर तक पहुंचने का प्रयास जोखिम भरा हो सकता है और इससे बचना चाहिए। दूतावास ने भारतीय नागरिकों की मदद के लिए कई आपातकालीन मोबाइल नंबर और एक अधिकारी की मेल आईडी भी साझा की है। जरूरत पड़ने पर नागरिक इनके जरिए तुरंत संपर्क कर सकते हैं और सुरक्षित निकासी के लिए मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले बीते दिन यानी 7 अप्रैल को ट्रंप के ईरान पर भीषण हमले की चेतावनी के बाद दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए सभी भारतीय नागरिकों को 48 घंटे के अंदर रहने की सलाह दी थी, जिसमें कहा गया था
कि सैन्य और विद्युत प्रतिष्ठानों से बचे, इमारतों की ऊपरी मंजिलों से दूर रहे, आवागमन सीमित करे, साथ ही आधिकारिक निर्देशों का सख्ती से पालन करें। दूतावास के द्वारा आयोजित आवासों में ठहरे भारतीयों को अपने कमरों में ही रहने और वहां तैनात दूतावास की टीमों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने के लिए भी कहा गया। युद्ध विराम के बाद अब नई एडवाइजरी जारी की गई है। ये एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब क्षेत्रीय परिस्थितियां तेजी से बदल रही है। दूतावास लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और साथ ही भारतीय नागरिकों को सलाह भी दी गई है कि वो नियमित रूप से अपडेट लेते रहें और किसी भी नई जानकारी के लिए दूतावास से संपर्क बनाए रहें। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राजधानी दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान से मुलाकात की है। आपको बता दें, इस बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा है कि बातचीत के दौरान क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया। ये बैठक दोनों देशों के बीच सहयोग को और गहरा करने और साथ ही आपसी संबंधों को नई दिशा देने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सियासी मुकाबला अब अपने चरम पर पहुंच गया है और इसकी सबसे बड़ी झलक कोलकाता की भवानीपुर सीट पर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रतिष्ठित सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने अलीपुर स्थित सर्वे बिल्डिंग में पर्चा भरा और इससे पहले सड़क पर खड़े होकर लोगों को संबोधित करते हुए खुद को भवानीपुर की बेटी बताया है। ममता बनर्जी ने अपने संबोधन में कहा है कि भवानीपुर उनका घर है और उनका पूरा जीवन यहीं बीता है। उन्होंने लोगों से समर्थन मांगते हुए इस चुनाव को अपने और इलाके के रिश्ते से जोड़ने की कोशिश की है। उनके इस भावनात्मक संदेश का सीधा असर स्थानीय मतदाताओं पर डालने की रणनीति मानी जा रही है। आपको बता दें कि भवानीपुर सीट पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ भाजपा के नेता शुभेंदु अधिकारी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं और उनके नामांकन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे और परिवर्तन का नारा दिया। भाजपा इस सीट को सत्ता परिवर्तन की कुंजी के रूप में देख रही है। इस चुनाव में एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी जहां बाहरी ताकतों का मुद्दा उठाती रही हैं, तो वहीं भवानीपुर में उनकी जीत काफी हद तक गैर बंगाली, खासकर गुजराती और पंजाबी मतदाताओं पर निर्भर मानी जा रही है। और ये इलाका दशकों से विविध समुदायों का संगम रहा है, जहाँ पर व्यापारी, प्रवासी और स्थानीय परिवार साथ रहते आए हैं। भवानीपुर सीट पर दिलचस्प सहयोग दिखता है और एक तरफ बंगाल चुनाव में सीएम ममता बनर्जी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमले कर रही हैं। वो लगातार कह रही हैं कि गुजरात से आए लोग बंगाल को कब्जाना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भवानीपुर विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी की जीत काफी हद तक गुजराती लोगों पर निर्भर है। भवानीपुर का इलाका संकरी गलियों और पुरानी हवेलियों वाला है, जहां दशकों से गुजराती व्यापारी, बंगाली परिवार, पंजाबी परिवार और मुस्लिम निवासी साथ साथ रहते आए हैं। इसलिए सीएम ममता बनर्जी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए गुजराती और पंजाबी परिवारों से सपोर्ट मांग रही हैं। कानपुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर भारत की विदेश नीति को कमजोर करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है। एक बार तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु बनेगा, लेकिन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने संबंधों और विदेश नीति को मजबूत कर रहा है। भारत विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है। जो कि विश्व गुरु बनने का सपना था, वो अवसर भारत ने चूक गया। और उन्होंने आगे कहा कि अगर भारत युद्ध रोकने में सफल हो जाता है तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्व गुरु के रूप में माना और स्थापित किया जाता। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है। हमारी विदेश नीति चौपट कर दी और एक बार को तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु होगा, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत कर रहा है। वहीं भारत अपना विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है। विदेश नीति में भारत कमजोर दिखाई दे रहा है। जो विश्व गुरु बनने का सपना था, वो भारत ने ये मौका चूक गए हैं। अगर ये युद्ध रोकने में भारत कामयाब हो जाता तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्व गुरु में माना जाता और रखा जाता। लेकिन आज हर चीज महंगी हो रही है। एलपीजी नहीं, ये लापता गैस है और सिलेंडर को जब नापोगे, आप वजन लोगे तो कम निकलेगा। जैसे खाद की बोरी में चोरी, वैसे ही लाल वाले सिलेंडर में चोरी हो रही है। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख अजुद्दीन ओवैसी ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के सीज फायर पर बयान दिया है और इस सस्पेंशन को बेहद ही नाजुक बताया है। साथ ही भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए।
एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा है कि दक्षिण एशिया में भारत हमेशा शांति और संवाद की एक मजबूत आवाज रहा, लेकिन इस बार देश की भूमिका उतनी प्रभावी नहीं दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे के समय को बहुत गलत करार दिया है। ओवैसी ने कहा है कि भारत पारंपरिक रूप से एक निष्पक्ष देश रहा है और उसमें ये क्षमता रही है कि वो संघर्ष कर रहे पक्षों को बातचीत की मेज पर ला सके। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वो इस बात की समीक्षा करे कि आखिर किन कारणों से भारत इस बार ऐसी भूमिका निभाने में पीछे रह गया। उन्होंने ये भी कहा भारत के लंबे समय से करीबी संबंध रहे हैं, जबकि एक पड़ोसी देश लगातार आतंकवाद और अन्य तरीकों से भारत को परेशान करता रहा है। देखिए, ये बड़ा डेलिकेट सीज़फायर हुआ है और हमारा मानना यह है कि हालिया सालों में एक तो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ, फिर इजराइल ने 7 अक्टूबर के बाद जेनोसाइड गाजा में किया, तीसरा ये इजराइल और यूएस ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इन तीनों को आप देखेंगे तो भारत एक ग्लोबल साउथ की एक बहुत बड़ी आवाज़ है और भारत हमेशा सबसे ताल्लुकात अच्छे रखकर भी जहां पर अमन की बात आती थी वो एक तारीखी रोल हमने अदा करते आए हैं। मगर मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि प्रधानमंत्री का इजराइल का दौरा, उसका टाइमिंग बहुत गलत था और चौथी बात यह है कि ये आप देख लीजिए कि इनको रिव्यू करना पड़ेगा। हम तो हमेशा इम्पार्शल रहे और हम में इतनी एबिलिटी थी कि हम दो ममालिक अगर जंग कर रहे तो उनको बिठाकर हम बात कराते थे बगैर किसी का साइड लिए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के ट्वीट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा है कि जब भी गुंडों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज्यादा तकलीफ समाजवादी पार्टी को होती है। उन्हें दंगा और गुंडागर्दी पसंद है और वो ऐसे तत्वों का समर्थन करते हैं। उन्होंने आगे आरोप लगाया है कि सपा इस तरह के बयानों के जरिए अपराधियों और तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देती है और अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करती है। नंदगोपाल नंदी के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज होने के आसार है। जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। तो जब भी गुंडे, अपराधी, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होती है तो सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ होती तो समाजवादी पार्टी को होती, क्योंकि दंगा उनको पसंद है, उनको गुंडागर्दी पसंद है, गुंडे माफियाओं को वो सपोर्ट करते हैं। इसलिए जब भी इस तरह की बात होगी तो बेतुका बयान देकर के वो गुंडे, अपराधियों को और तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं। सर, पोस्टर की भी एक राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, दिखाया गया कि धुरंधर को लेके पोस्टरबाजी हो रही है। जो जिस तरह से भी करे, बस एक चीज़ अच्छी तरह से जान लें, मैं देश के जनमानस को धन्यवाद देना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ। 2014 से इस देश के जनमानस ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस देश की गद्दी सौंपने का काम किया। सीज़फायर के बाद कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट को लेकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार से ईंधन के दाम घटाने की मांग की है। अजय राय ने कहा है कि निश्चित रूप से कच्चे तेल के दाम कम हुए हैं तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल यहां डीजल, पेट्रोल और गैस सभी चीजों के दाम कम किए जाए। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने का सीधा लाभ आम जनता को मिलना चाहिए और सरकार को इस दिशा में जल्द फैसला लेना चाहिए। नहीं, इस पे कच्चे तेल की दाम कम हुए हैं तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल यहाँ पर डीजल, पेट्रोल के और सारे जितने भी यहाँ पर गैस, सारी चीज़ों के दाम कम किए जाएं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाड़मेर दौरे को लेकर जानकारी दी है। दिया कुमारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री 21 अप्रैल को राजस्थान पधार रहे हैं। बाड़मेर रिफाइनरी के शुभारंभ के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और साथ ही ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौगात है। हमारी अर्थव्यवस्था को इससे और मजबूती मिलेगी और एक बहुत बड़ा काम जो सालों से चल रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, अब वो पूरा हो जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इस रिफाइनरी के उद्घाटन से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही स्थानीय विकास को भी नई दिशा मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी राजस्थान पधार रहे हैं 21 को और बाड़मेर रिफाइनरी के शुभारंभ के कार्यक्रम में वो पधारेंगे और मुझे लगता है बहुत बड़ी सौगात है जो राजस्थान को मिल रही है। मुझे लगता है हमारी हर प्रकार से हमारी जो
इकोनॉमी है उसको और मजबूती मिलेगी और एक बहुत बड़ा काम जो वर्षों से चल ही रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, वो काम पूरा हो जाएगा और बहुत बड़ा काम है और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। रिव्यू मीटिंग आपने की, किस तरह नए जो पुरानी सड़कें थी, तो बजट में जो घोषणाएं आपने की तो जी। किस तरह के डायरेक्शन दिया? नहीं, बिल्कुल रिव्यू मीटिंग्स हम लोग लेते रहते हैं रेगुलरली और आज पीडब्ल्यूडी की रिव्यू मीटिंग में जितने भी काम चल रहे हैं, क्या प्रगति है, कहाँ रुकावटें हैं, आगे कैसे बढ़ना है, क्वालिटी पे भी ध्यान देना है, इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई और पेंडिंग घोषणाएं जितनी भी हैं, पेंडिंग वर्क्स हैं, उनको जल्द से जल्द हम लोग पटड़ी पे लाएं, काम कंप्लीट करें, उस पर भी पूरी तरह से फोकस्ड वे में मीटिंग हुई है, चर्चा हुई है। अमेरिका ईरान के बीच हुए सीजफायर के बाद राजधानी लखनऊ में शिया समुदाय की ओर से खास दुआ का आयोजन किया गया। छोटा इमाम बाड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम में धर्मगुरुओं, महिलाओं और बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। साथ ही अमन चैन के लिए दुआ भी मांगी। सीजफायर के बाद शहर में खुशी का माहौल देखने को मिला है और साथ ही लोगों ने जश्न भी मनाया। इस दौरान मुसलमानों ने एकजुट होकर दुनिया में शांति कायम करने की अपील की है। खास दुआओं में महिलाओं और बुजुर्गों की भी सक्रिय भागीदारी रही, जिन्होंने क्षेत्र और विश्व में स्थायी शांति की दुआ की है। सुप्रीम पावर अपने आप को कहने वाले अमेरिका के लोग, अगर आप ये देखिए कि ट्रंप जिसने जुल्म और ज़्यादतियों की कई मिसालें कायम करी और ख़ासकर ईरान को कहा कि एक पूरी सभ्यता ख़त्म हो जाएगी रातों रात, लेकिन किस तरीके के घुटनों पर आ गए, ये ईरान का जज्बा और उनकी हिम्मत है। और खामनेई साहब की शहादत से इनकार नहीं किया जा सकता। ये उनकी शहादत और पूरी दुनिया के मुसलमानों की दुआएं हैं जो आज ट्रंप को उससे घुटने पर ले आई। नहीं, देखिए, अलर्ट मोड पर तो आज भी हैं ईरान के लोग हों या हम लोग हों, हमें ये मालूम है, लेकिन आज की तारीख में जो हुआ हम सिर्फ उस पर बात करें कि आज की तारीख में जब इतनी बड़ी धमकी दे रहा हो अमेरिका और ट्रंप के पूरी रातों रात पूरी एक सभ्यता खत्म हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, उस वक्त में वहाँ के बच्चे सड़क पर निकलकर, महिलाएं और बच्चे कहते हैं कि जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। मौला अली का ये कौल दोहराते हैं, तो उस वक्त थर थर कांपने लगा होगा यकीनन ट्रंप, और उसने अपना ये फैसला वापस लिया। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ जश्न मनाया जा रहा है, किस मुल्क में, और किस मुल्क में मातम पसरा हुआ है। ईरान की बहादुर जनता, उसको बधाई देना चाहिए कि उसने कल निकल के ट्रंप और नेतन्याहू के उस बयान को कि हम हमला करेंगे और पुल तोड़ेंगे, कैसे जनता, निहत्ती जनता ने निकल के अपने पुलों की हिफाजत की, अपने पावर स्टेशनों की हिफाजत की, अपनी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसकी हिफाजत की। मैं समझता हूँ ये ईरान की बहादुर जनता की कामयाबी है और ईरान जो बहादुर जनता है उसने सुपर पावर को घुटनों पर बिठा दिया। पूरी दुनिया आज खुश होगी और मैं तो समझता हूँ सारे ममालिक के लीडरान आज खुशी मना रहे होंगे कि वो जो सबको धमकियां देता था उसको आज कोई शेर को सवा शेर मिल गया।